दोस्तों, S1 स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत भूगोल की सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने भौतिक विभाग करवा रहा था। भौतिक विभागों में मैंने हिमालय करवा दिया। ठीक है, हिमालय के बाद दूसरा ले रहे हैं आज उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान के बारे में जानेंगे आज। उत्तर का विशाल मैदान देखो, ये है, यहाँ से निकलती है आपकी गंगा नदी और यूँ बहती है। ठीक है, देखो उत्तर का विशाल मैदान भारत का सबसे नया भूभाग है, यानी सभी भूभागों में नया है उत्तर का विशाल मैदान। और इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। सबसे नवीनतम भाग है। इसका विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और ये देखो, यहाँ से यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, इधर एमपी, इन राज्यों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। सबसे नया भूभाग है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि उपजाऊ है, इसीलिए सर्वाधिक कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ये है उत्तर का विशाल मैदान। इसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। भावर, तराई, बांगर और खादर। उत्तर के विशाल मैदान को भावर, तराई, बांगर और खादर 3-4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर ये शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं एग्जाम में कि भावर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है और खादर क्या है। देखो, मैंने हिमालय बताया था। हिमालय, तो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, गंगा और उसकी सहायक नदी। ठीक है, और इसी के बाद ये अपने साथ जो नदियाँ निकलती हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, और मैदानी भागों में प्रवेश करने पर इन कंकड़ पत्थरों को जमा करती हैं हिमालय की तलहटी में। अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाती हैं, उनको हिमालय की तलहटी में जमा कर देती हैं। इन कंकड़ पत्थरों से बना हुआ भाग कहलाता है क्या? भावर। हिमालय की तलहटी में और गंगा के मैदान में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो नदियों द्वारा जमा किए जाते हैं, उनसे बने क्षेत्र को कहते हैं भावर। बात करते हैं तराई। इन छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के बाद जब जल बाहर निकलता है तो यहाँ पे एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, और ये दलदली क्षेत्र कहलाता है क्या? तराई। उसके बाद आता है बांगर। देखो, बांगर नदी बहाव का वह क्षेत्र होता है जहाँ नदी पहले कभी बहा करती थी लेकिन अब नहीं बहती है। इसे पुरानी मिट्टी भी कहते हैं।
पहले कभी बहती थी अब नहीं बहती, यानी बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता है, वो कहलाता है बांगर या पुरानी मिट्टी। जहाँ नदी पहले कभी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती और वर्ष में भी वहाँ पर उसका पानी नहीं जाता है। उसके बाद है खादर। देखो खादर में क्या है, ये है पुरानी मिट्टी और ये है नई मिट्टी। नई मिट्टी यानी कि नदी बहाव का वह क्षेत्र जहाँ नदी प्रतिवर्ष मिट्टी की एक नई परत जमा करती है। बाढ़ से प्रतिवर्ष मिट्टी की एक नई परत जमा करती है बाढ़ से, उस क्षेत्र को कहते हैं खादर। तो गंगा के मैदान में 4 शब्दावलियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं, भावर, तराई, बांगर और खादर। एक बार फिर बता रहा हूँ, गंगा नदी द्वारा निर्मित यह क्षेत्र है, सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और ज़्यादातर मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है दोमट। अब तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा भौतिक विभाग है भारत का तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान। तटीय मैदानों के बारे में ये है भारत की तटीय सीमा, जो कि गुजरात से स्टार्ट होती है और पश्चिम बंगाल पर ख़त्म होती है। तटीय प्रदेश की बात कर रहे हैं भारत के, कि गुजरात से सीमा स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, पश्चिम बंगाल पर। यहाँ पे एक नदी बहती है, हुगली नदी। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई मैं भारत सामान्य परिचय वीडियो में बता चुका हूँ, 6100 किलोमीटर। जिसने भी भारत सामान्य परिचय वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे भारत की सामान्य जानकारी आपको मिलेगी। 6100 किलोमीटर की लंबाई है। इसको भारत के तटीय मैदानों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज़्यादातर परीक्षाओं में इनके नाम ही पूछे जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जगह है कच्छ, कच्छ से लेकर यहाँ पे एक जगह है दमन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तटीय प्रदेश को कहते हैं सौराष्ट्र। दमन से लेकर गोवा तक इसको कहते हैं, दमन से लेकर गोवा तक का जो है कोंकण तट। ठीक है, और ये गोवा है, और गोवा से लेकर कन्याकुमारी, गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं मालाबार तट। ये हम बात कर रहे हैं पश्चिमी तट की, भारत का पश्चिमी तट, या कह सकते हैं यहाँ पे है दक्षिण का पठार, दक्षिण के पठार का पश्चिमी तट। इसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। कच्छ से लेकर दमन तक कहते हैं सौराष्ट्र तट, दमन से लेकर गोवा तक इसको कहते हैं कोंकण तट, और गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक इसको कहते हैं मालाबार तट। देखो मालाबार तट में लेगुनों की अधिकता है, जिनको यहाँ पर कहा जाता है कयाल। फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा ये शब्द क्या होते हैं, लेगुन या कयाल। तो पश्चिमी तट को 3 नामों से जाना जाता है अलग अलग, सौराष्ट्र तट, कोंकण तट और मालाबार तट। बात करते हैं पूर्वी तट की। ये है पूर्वी तट, जो हुगली नदी से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। तो यहाँ एक नदी बहती है कृष्णा नदी। हुगली नदी से कृष्णा नदी तक के तट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और कृष्णा नदी से
कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है। पश्चिमी भाग को 3 नामों से अलग अलग जाना जाता है, पूर्वी भाग को 2 नामों से अलग अलग जाना जाता है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट की बजाय पूर्वी तट मैदानी तरीके से है, ठीक है, और कम ऊंचा है, लेकिन इधर अधिक ऊंचा है। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं। ये है तटीय मैदान। एक बार फिर बता रहा हूँ, भारत की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, जिसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा। पश्चिमी सीमा को 3 नामों से अलग अलग जाना जाता है, सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, मालाबार तट। कच्छ से दमन तक सौराष्ट्र तट, दमन से गोवा तक कोंकण तट और गोवा से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। इधर पूरब की अगर बात करें, हुगली नदी से कृष्णा नदी तक के तट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। यह है भारत के तटीय मैदानों के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण का पठार। तो ऐसी सीरीज चलती रहेगी अपनी, और जल्दी ही भारतीय संविधान या पॉलिटी भी स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।